नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। मैं राकेश कुमार सिंह। पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार के बारे में जो पढ़ा है, वर्ण विचार का वर्गीकरण हमने जो पढ़ा है कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, और जो स्वर है उसका जो विभाजन हमने पढ़ा है। विभाजन में हमने जो 4 विभाजन पढ़ लिए थे, और 4 विभाजन की हम बात करें तो वर्णों के अंदर जो पहला जो वर्ण का विभाजन किया गया है स्वर और व्यंजन के रूप में, स्वरों की संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया है, स्वरों की परिभाषा पढ़ ली है, और स्वरों का जो विभाजन पढ़ रहे थे। स्वरों का विभाजन हमने जो पढ़ा है, एक तो हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन पढ़ा है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। एक हमने मात्रा काल के आधार पर स्वरों का विभाजन पढ़ा है, मात्रा काल के आधार पर। एक हमने उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन पढ़ा है, उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन पढ़ा है। और एक हमने जीव्या की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन पढ़ा है, जीव्या की क्रियाशीलता या जीव्या की स्थिति के आधार पर। स्वरों के विभाजन के अंदर हमने उत्पत्ति के आधार पर यह पढ़ा है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का जो विभाजन किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार से किया गया है। 2 प्रकार हैं कौन कौन से? तो 2 प्रकार हमने पढ़े हैं। एक तो क्या है, मूल स्वर है, और दूसरे स्वर की बात करें तो दूसरे स्वर क्या है, संधि स्वर है। आपसे प्रश्न ये पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मूल स्वर है और दूसरे कौन से है, संधि स्वर है। मूल स्वरों के बारे में हमने संख्या ये पढ़ी है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है, और संधि स्वरों की संख्या पूछे तो ये संख्या कितनी है, 7 है। मूल स्वर जिसके कोई खंड न हो, ए, ई है, उ है, रे है, ये 4 मूल स्वर हैं, और 7 क्या है, संधि स्वर है। उसके बाद हमने मात्रा काल के आधार पर स्वरों का जो विभाजन पढ़ा है। मात्रा काल के आधार पर हमने ये पढ़ा है कि स्वरों का जो विभाजन किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है, 3 प्रकार से किया गया है। 3 प्रकार आपसे पूछे तो 3 प्रकार है कौन कौन से? एक तो ह्रस्व स्वर है, दूसरे दीर्घ स्वर है, और तीसरे यदि हम स्वर की बात करें तो उच्चारण के आधार पर या मात्रा काल के आधार पर जो स्वर है वो कौन सा है, प्लुत स्वर है। तो हमने मात्रा काल के आधार पर स्वरों का जो विभाजन 3 प्रकार से पढ़ लिया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हमने ये भी पढ़ा है ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है। ये प्लुत जो स्वर है वो सामान्य रूप से हिंदी के अंदर कोई भी स्वर प्लुत नहीं है, लेकिन जब मूल स्वरों का उच्चारण किया जाता है, उसके तिगुने समय में उसका उच्चारण किया जाता है तो वो स्वर क्या बन जाता है, प्लुत बन जाता है। उच्चारण के आधार पर हमने ये पढ़ा है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों का जो विभाजन किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार से किया गया है। 2 प्रकार है कौन कौन से? एक तो अनुनासिक स्वर है, और दूसरे कौन से हैं, निर्नासिक स्वर है। एक तो है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक, और दूसरे जो स्वर है वो कौन से हैं, निर्नुनासिक स्वर है। दोनों में अंतर देखें, अनुनासिक और निर्नासिक की वे स्वर ध्वनियां जिनका उच्चारण केवल मुख से किया जाता है वो ध्वनियां क्या कहलाती है, निर्नासिक कहलाती है। और जिन स्वर ध्वनियों का उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी किया जाता है, या प्राणवायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, वो ध्वनियां क्या कहलाती है, अनुनासिक कहलाती है। किसी भी स्वर को अनुनासिक बनाने के लिए उस पर हम किसका प्रयोग करते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो ये जो चंद्र बिंदु वाले जो स्वर है वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, और जो मूल जो स्वर है वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में हमने जीव्या की स्थिति के आधार पर स्वरों का जो विभाजन पढ़ा है, तो जीव्या की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में किया गया है। और 3 की बात करें तो हमने पढ़ा है, एक तो स्वर कौन से हैं, अग्र स्वर है, और एक मध्य स्वर है, अगर, मध्य, और तीसरे स्वर की हम बात करें तो तीसरा जो स्वर है वो कौन सा है, पश्च स्वर है। अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर, मध्य और पश्च से तात्पर्य क्या है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीव्या है, जीव्या का कौन सा भाग अधिक क्रियाशील रहता है, आगे का भाग या मध्य का भाग, पश्च का भाग, पीछे का भाग, तो उसके आधार पर ये स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव्या के आगे के भाग में अधिक कंपन होता है या अधिक क्रियाशील रहता है वह स्वर किसमें आ जाएंगे, अग्र श्रेणी में आएंगे। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीव्या के मध्य के भाग में अधिक कंपन होता है वो स्वर क्या कहलाते हैं, मध्य स्वर कहलाते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीव्या के पीछे के भाग में अधिक क्रियाशीलता रहती है वो स्वर क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं।
तो इस प्रकार हमने जीव्या की स्थिति के आधार पर स्वर कितने पढ़ लिए हैं, अगर, मध्य, प्रसन्न, 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। यहाँ तक हमने विभाजन पढ़ लिया था पिछले वीडियो में कि स्वरों का विभाजन एक उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीव्या की स्थिति के आधार पर। अगला जो विभाजन हम पढ़ेंगे आज वो है होठों की गोलाई के आधार पर। पांचवां जो विभाजन है वो हम पढ़ेंगे होठों की गोलाई के आधार पर। होठों की गोलाई के आधार पर। होठों की गोलाई के आधार पर जो स्वरों का विभाजन किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार से किया गया है। कितना प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार से किया गया है। 2 प्रकार हैं कौन कौन से, एक तो है वर्ताकार स्वर। कौन से हैं, वर्ताकार। वर्ताकार को वृत्तमुखी भी कहते हैं। वर्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। दूसरे हैं अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी स्वर। क्या हम स्वरों के विभाजन में हमने ये पढ़ा है कि होठों की गोलाई के आधार पर जो स्वरों का विभाजन किया गया वो कितने प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार से किया गया। एक तो वर्ताकार स्वर है, दूसरे कौन से अवर्ताकार है। वर्ताकार और अवर्ताकार से तात्पर्य क्या है कि जब हम जो 11 जो स्वर हमने जो पढ़े हैं, ए वाले स्वर हैं, ये ए से लेकर औ तक, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की जो आकृति है वो गोलाकार हो जाती है या वर्ताकार हो जाती है, वो स्वर क्या कहलाते हैं, वर्ताकार कहलाते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति वर्ताकार गोलाकार नहीं होती है और होठ ऊपर नीचे की स्थिति में फैल जाते हैं, वो स्वर किस श्रेणी में आते हैं, अवर्ताकार श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार होठों की गोलाई के आधार पर जो स्वरों का जो विभाजन किया गया वो 2 प्रकार से किया गया। एक तो वर्ताकार पढ़ेंगे, दूसरे हम क्या है, वह अवर्ताकार है। जब इन 11 स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका जब उच्चारण करेंगे तो होठों की आकृति लगभग क्या हो जाती है, गोलाकार हो जाती है या वर्ताकार हो जाती है। यदि हम इनका उच्चारण करें ए, आ, ई, उ, ऊ, जैसे हम ऊ और ऊ का जो उच्चारण करते हैं तो इसमें होठों की जो आकृति है वो क्या हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। एक तो ऊ और ऊ, उसके बाद में ए, आई, ओ, औ। फिर हम ओ और औ का जो उच्चारण करते हैं इसमें जो होठों की आकृति फिर क्या हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। तो होठों की आकृति के आधार पर जो इनका जो वर्गीकरण किया गया वो कितने प्रकार से किया गया, 2 प्रकार से किया गया। तो वर्ताकार हो गए, एक हो गए अवर्ताकार। इन 11 स्वरों में यदि हम बात करें तो ये जो 4 स्वर मूल हैं, इन 4 स्वरों की जो उच्चारण जब हम करते हैं तो इन 4 स्वरों के उच्चारण के अंदर जो होठों की जो आकृति है लगभग क्या हो जाती है, गोलाकार हो जाती है, वर्ताकार हो जाती है। तो आपको पूछे कि वर्ताकार स्वर कौन कौन से हैं, तो उ, ओ, औ, ये जो स्वर है वो क्या कहलाते हैं, वर्ताकार कहलाते हैं। शेष स्वरों की हम बात करें तो शेष स्वरों के अंदर ए, आ, ई, ए और ऐ, ये जो स्वर है इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो इन स्वरों के उच्चारण के अंदर होठों की जो आकृति है वो गोलाकार नहीं होती है, और गोलाकार नहीं होती है तो ये जो स्वर है वो क्या कहलाते हैं, अवर्ताकार कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 स्वर, एक तो क्या रहेगा री और एक है डॉक्टर वाला जो ओ है। री को हम देखें कि वर्ताकार है या अवर्ताकार है। री स्वर का जब उच्चारण करेंगे तो होठों की आकृति वर्ताकार नहीं होती है, तो री जो स्वर है वो भी क्या माना जाता है, अवर्ताकार स्वर माना जाता है। कौन सा स्वर माना जाता है, अवर्ताकार स्वर माना जाता है। वर्ताकार शब्दों के हमने एक तो पढ़ा है उ, और औ पढ़ा है, और अवर्ताकार शब्दों में पढ़ा है ए, आ, ई, ए, आई और री है। इसके अलावा एक जो डॉक्टर वाला जो ओ स्वर है जो हमने आगे स्वरों में शामिल किया है, यदि आपको वर्गीकरण के अंदर इस स्वर के बारे में पूछे कि ये जो स्वर है वो होठों की गोलाई के आधार पर है, वर्ताकार है या अवर्ताकार है, तो ये डॉक्टर वाला जो ओ है वो स्वर भी क्या माना जाता है, वर्ताकार माना जाता है। मुख्य रूप से तो आपको ये 4 और ये 6 है, क्योंकि री भी मूल रूप से संस्कृत का स्वर है, इसे भी हिंदी के अंदर स्वरों के अंदर वर्गीकरण में आगे शामिल नहीं किया गया है। लेकिन आपको ये पूछ ले री का जो उच्चारण स्थान क्या है, या री है होठों की गोलाई के आधार पर वर्ताकार है या अवर्ताकार स्वर है, तो आपको ये बताना है कि री जो स्वर है वो क्या होगा, अवर्ताकार होगा, और ये गृहीत जो स्वर है या आगत जो स्वर है
इसके बारे में आपको पूछे कि ये वर्ताकार है या अवर्ताकार है, तो आपको ये बताना है ये जो ओ जो स्वर है आ और ओ के जो मध्य की ध्वनि है ये स्वर क्या कहलाता है, वर्ताकार कहलाता है। तो इस प्रकार होठों की गोलाई के आधार पर जो स्वरों का विभाजन है वो कितने प्रकार से पढ़ लिया हमने, 2 प्रकार से पढ़ लिए। अब विभाजन के अंदर हमने 5 विभाजन पढ़ लिए हैं। उत्पत्ति हो गया, मात्राकार हो गया और उच्चारण हो गया है, जीवा की स्थिति हो गई है, होठों की गोलाई हो गई है। अब अगला जो हम वर्गीकरण पढ़ेंगे वो है मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है, मुखाकृति के आधार पर जो स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितना प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से किया गया है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का जो विभाजन किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से किया गया है। मुख्य आकृति से तात्पर्य ये है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों के उच्चारण में किसी स्वर के उच्चारण में मुख कम खुलता है, किसी में अधिक खुलता है, तो उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है और इसे कितने श्रेणियों में या कितने भागों में विभाजन किया गया है, 4 भागों में किया गया है। 4 बात करें हम, 4 है कौन कौन से, तो एक तो है संवृत स्वर है, कौन से है, संवृत स्वर है। दूसरे हम देखें तो दूसरा कौन सा है, विवृत है। एक अर्ध संवृत है और चौथा जो है वो अर्ध विवृत है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का जो विभाजन है वो 4 प्रकार है, संवृत, विवृत, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। अब देखो इनसे तात्पर्य क्या है। संवृत से तात्पर्य है कि जिन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख सबसे कम जिन स्वरों में मुख खुलता है वो स्वर की श्रेणी में माने जाते हैं, संवृत श्रेणी में माने जाते हैं। संवृत का ठीक विपरीत क्या माना जाता है, विवृत माना जाता है। इसका विलोम क्या है, संवृत का विलोम क्या है, विपरीत है। कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है वो स्वर क्या कहलाते हैं, विपरीत कहलाते हैं। शब्दों के रूप में हम देखें, सबसे कम, मुख का सबसे कम खुलना, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है वो स्वर क्या कहलाते हैं, संवृत कहलाते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, सबसे अधिक मुख सबसे अधिक खुलता है वो स्वर क्या कहलाते हैं, विवृत स्वर कहलाते हैं। दोनों शब्दों का यदि हम अर्थ देखें तो संवृत और विवृत एक दूसरे के विलोम है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है वो स्वर क्या कहलाते हैं, संवृत कहलाते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है वो स्वर क्या कहलाते हैं, विवृत कहलाते हैं। अब अर्ध संवृत और अर्ध विवृत से हम देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख है वो संवृत से थोड़ा अधिक खुलता है वो स्वर क्या कहलाएंगे, अर्ध संवृत कहलाएंगे। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत से थोड़ा कम खुलता है वो स्वर की श्रेणी में आएंगे, अर्ध विवृत के अंदर आएंगे। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि संवृत स्वर कौन से है, विवृत स्वर कौन से है, अर्ध संवृत कौन से है और अर्ध विवृत कौन से है। तो हमने जो 11 जो स्वर पढ़े हैं ऐसे लेकर जो औ है, इन स्वरों में हम देखें कि मुख्य आकृति के आधार पर संवृत में कौन कौन से स्वर आएंगे और विवृत में कौन से आएंगे, अर्ध संवृत में कौन से आएंगे और अर्ध विवृत में कौन से आएंगे। तो पहले हम विवृत के बारे में पढ़ते हैं। विवृत से तात्पर्य है कि मुख का सबसे अधिक खिलना। ये जो 11 जो स्वर है उसमें जब हम उच्चारण करते हैं स्वरों का, जिस प्रकार ए, आ, ई, इसके अंदर एक स्वर ऐसा है जिसका जब हम उच्चारण करेंगे मुख सबसे अधिक खुलेगा। जिस प्रकार हम आ का उच्चारण करते हैं, आ के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। तो ये जो एक ही स्वर है जो मुख्य आकृति के आधार पर क्या माना जाता है, विवृत स्वर माना जाता है। और ये विवृत स्वर कौन सा है, आ है। जिस प्रकार हमने जीव्या की स्थिति के आधार पर एक ए स्वर को क्या पढ़ा है, मध्य स्वर पढ़ा है। एक ही स्वर है जो जीव्या की क्रियाशीलता के आधार पर मध्य स्वर वो कौन सा है, ए। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि मुख्य आकृति के आधार पर एक स्वर है, विवृत स्वर है, वो कौन सा है, आ है, जिसमें मुख क्या खुलता है, सबसे अधिक खुलता है। अब बात ये आती है कि संवृत स्वर कौन से हैं, कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख सबसे कम खुलता है। इसका ए, आ, ई। जैसे हम ई और ई का उच्चारण करते हैं और ई के उच्चारण में मुख लगभग ये जो होता है आपस में मिल जाते हैं, तो ये ई और ई जो उच्चारण है वो क्या है, संवृत है। ए, आ, ई, उ। ये 4 जो स्वर है
इनके जब हम उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते समय मुख सबसे कम खुलता है, तो ये जो चार जो स्वर है मुख्य रूप से क्या माने जाते हैं, समृद्ध स्वर माने जाते हैं। अब हम देखें अर्धसमृद्ध स्वर कौन से हैं। तो अर्धसमृद्ध स्वरों की संख्या हम देखें तो इनकी संख्या कितनी है, 2 है। ये 2 है कौन कौन से, एक तो ए है और एक कौन सा है, ओ है। ए और ओ इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इनमें जो मुख है वो समृद्ध से थोड़ा अधिक खुलता है, इसलिए 2 स्वर ये क्या माने जाते हैं, अर्धसमृद्ध माने जाते हैं। और आपको पूछे अर्धविवृत स्वरों की संख्या कितनी है, तो इनकी यदि हम संख्या की बात करें तो ये संख्या में कितने हैं, 3 है। 3 है कौन कौन से, तो देखो एक तो यहाँ पर है ए जो स्वर है ये क्या माना जाता है, अर्धविवृत माना जाता है। और एक आई जो स्वर है वो अर्धविवृत माना जाता है। और एक ये औ जो स्वर है वो क्या माना जाता है, अर्धविवृत स्वर माना जाता है। कि जब हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो इन का उच्चारण करते समय मुख है वो विवृत से थोड़ा क्या खुलेगा, कम खुलेगा, तो ये जो स्वर है वो क्या कहलाते हैं, अर्धविवृत कहलाते हैं। इस प्रकार जो स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है मुख की आकृति के आधार पर कितने प्रकार है, 4 है। एक समृद्ध हो गया, एक विवृत हो गया, एक अर्धसमृद्ध हो गया और एक अर्धविवृत हो गया। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है, समृद्ध कौन सा है, अर्धसमृद्ध कौन सा है और अर्धविवृत कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि विवृत स्वरों की संख्या कितनी है, 1 है, वो कौन सा है, आ है। अर्धसमृद्ध कौन से है, ए और ओ है। और अर्धविवृत पूछे तो कितनी है, 3 है, ए, आई और औ। अब हम देखें इन शब्दों के अलावा एक शब्द हमारे पास कौन सा रह गया, री जो संस्कृत का मूल शब्द है, और एक डॉक्टर वाला जो ये ओ जो आगत शब्द है। इनके बारे में आपको पूछे तो आपको ये पूछे कि री का उच्चारण स्थान क्या है, मुख्य आकृति के आधार पर री स्वर क्या है, समृद्ध है, विवृत है, अर्धसमृद्ध है। तो री का आपको पूछे तो री जो स्वर है वो क्या कहलाएगा, समृद्ध स्वर कहलाएगा, क्योंकि हम री का जो उच्चारण करते हैं री का उच्चारण लगभग ई के समान होता है, तो इसमें भी मुख के आगे सबसे कम खुलता है, तो ये जो री है वो ये स्वर क्या माना जाता है, समृद्ध स्वर माना जाता है। अब आपको डॉक्टर वाले इस ओ के बारे में पूछे कि ये समृद्ध है, विवृत है या अर्धसमृद्ध है या अर्धविवृत है। तो ये जो डॉक्टर वाला जो ये ओ है, आगे जो स्वर है, ये आ ओ के मध्य की ध्वनि मानी जाती है, आ और मध्य की ध्वनि मानी जाती है। तो ये जो एक स्वर है वो किस में शामिल करना है, आपको अर्धविवृत में शामिल करना है। तो इस प्रकार मुख्य आकृति के आधार पर समृद्ध स्वर देखें तो एक ई हो गया, ई, उ, और एक कौन सा हो गया, री स्वर हो गया। विवृत की बात पूछे तो विवृत स्वरों की संख्या 1 है, वो कौन सा है, आ है। और अर्धसमृद्ध स्वरों की संख्या पूछे तो कितने हैं, 2 है। 2 कौन कौन से हैं, ए और ओ है। और अर्धविवृत स्वरों की मूल संख्या पूछे तो यहाँ पर 3 है, ए, आई और औ। क्योंकि ये और जो स्वर है, ये आगे जो स्वर है उसको हम संख्या में शामिल नहीं करेंगे, और यहाँ पर री को भी संख्या में शामिल न करके हम इनकी यदि आपको संख्या पूछे तो इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। इस प्रकार मुख्य आकृति के आधार पर ये स्वर कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमने स्वरों का जो विभाजन पढ़ा है, तो स्वरों के विभाजन में हमने 6 विभाजन पढ़ लिए हैं। 6 विभाजन में उत्पत्ति वाला हो गया, मात्रा काल हो गया, और उच्चारण काल हो गया। मात्रा काल या उच्चारण के स्थान के आधार पर हो गया, या जीव की स्थिति के आधार पर हो गया, होठों की गोलाई के आधार पर हो गया, और मुख्य आकृति के आधार पर हो गया। एक उच्चारण स्थान हम और पढ़ते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण और पढ़ते हैं। इस स्वरों का जो विभाजन किया गया है तो उसमें हम 7वां हम देखें तो उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजन किया गया है। उच्चारण स्थान, देखो उच्चारण के आधार पर अलग है और उच्चारण काल अलग है और उच्चारण स्थान अलग है। उच्चारण स्थान के आधार पर आपको ये पूछे कि स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर ये स्वर है वो कितने प्रकार से विभाजित है, 6 प्रकार से है। हम ये पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर इनका जो विभाजन है वो कितने प्रकार है, 6 प्रकार है। 6 है कौन कौन से, देखो एक तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ, एक तालु, एक मुर्दा, एक ओष्ठ, एक कंठ तालव्य, और एक है कंठोष्ठ। कंठ, तालु, मुर्दा, ओष्ठ, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। तो इस प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर इन स्वरों का जो विभाजन है वो कितने प्रकार है, 6 विभाजन है। 6 विभाजनों की हम बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर, ऐसे लेकर जो औ वाले जो स्वर है, इसमें हम देखें कि उच्चारण के आधार पर कौन से हैं,
तो उच्चारण के आधार पर देखें तो ए और आ जो स्वर है, ए और आ जो स्वर है उसका उच्चारण स्थान के आधार पर इन्हें क्या माना जाता है, कंठ स्वर माना जाता है। कि जब हम ए और आ का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख का जो अंग या अवयव है वो कंठ जो भाग है वो अधिक प्रभावित होता है, इसलिए ए और आ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है, कंठ माना जाता है। क्या माना जाता है, कंठ माना जाता है। और ई और ई का उच्चारण स्थान आपको पूछे तो ई और ई का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, तालु माना जाता है। ई और ई का उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है, तालु माना जाता है। मुर्दा के अंदर देखें तो री स्वर का आपको उच्चारण स्थान पूछे तो री स्वर का जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है, मुर्दा माना जाता है। तो कंठ है, ए और आ स्वर वो उच्चारण के आधार पर क्या है, कंठ है। ई और ई उच्चारण स्थान के आधार पर पूछे तो कौन से हैं, तालु है। री के बारे में पूछे तो री स्वर क्या है, यहाँ पर मुर्दा है। होस्ट वाले पूछे तो यहाँ पर उ और उ जो स्वर है वो स्वर क्या कहलाते हैं, होस्ट स्वर कहलाते हैं। अब बात है कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। यहाँ पर दो उच्चारण स्थान है, यहाँ पर एक तो कंठ है, दूसरा कौन सा है, तालव्य है। कंठ तालव्य के अंदर देखें एक तो कंठ है, दूसरा उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, तालु माना जाता है। अब ए स्वर आ गया, ई हो गया, उ और उ हो गया, री हो गया। शेष स्वर हमारे पास चार बच गए, एक तो ए है, एक आई है और एक ओ स्वर है और एक कौन सा है, औ स्वर है। ए आई और औ स्वर है। अब हमने ए और आई के बारे में ये पढ़ा है कि चारों जो स्वर है वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और दो अलग अलग वर्णों से मिलकर इन स्वरों की रचना होती है। तो ए की हम बात करें तो ये ए और ई के योग से बना है। किसके योग से बना है, ए और ई के योग से बना है। तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है और ई का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, तालु माना जाता है। तो हम ए और आई का उच्चारण स्थान करते हैं तो यहाँ पर भी दो अंग प्रभावित होते हैं, कंठ और तालु। तो इसलिए ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है, कंठ तालु माना जाता है। तो ए और आई स्वर पूछे तो ये क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर ये क्या माने जाते हैं, कंठ तालु स्वर माने जाते हैं। क्योंकि ये कंठ और तालु दो अलग अलग ए और ई के योग से बना है। तो एक तो कंठ अंग प्रभावित होता है, एक दूसरा कौन सा होता है, तालु होता है। तो ये जो स्वर है वो कौन से कहलाते हैं, कंठ तालु कहलाते हैं। इसी प्रकार हम और औ की बात करें तो हमने ये पढ़ा है कि इसमें भी दो अंग है, एक तो कौन सा है, कंठ है और दूसरा कौन सा है, होस्ट है। कंठ और होस्ट। इसके अंदर भी ये जो और औ है वो ए और उ के योग से बनता है, ए और उ के योग से। तो हमने ये पढ़ा है कि ए का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है और उ का जो उच्चारण स्थान है, उ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, होस्ट हो गया। तो कंठ और होस्ट दोनों को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर ये शब्द क्या बनता है, कंठोष्ठ बनता है। इस प्रकार आपको और औ का उच्चारण स्थान पूछे तो और औ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है, कंठोष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर यदि आपको ये पूछे स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से है तो ये 6 प्रकार है। और 6 प्रकार है कौन कौन से, एक तो कंठ, एक तालु, एक मुर्दा, एक होस्ट, एक कंठ तालव्य, एक कौन सा हो गया, कंठोष्ठ हो गया। तो कंठ के आधार पर दो कंठ के स्वर आपको पूछे तो कौन से हैं, दो है, एक तो ए और आ है। तालु स्वर पूछे तो कौन से हैं, ई और ई है। मुर्दा स्वर पूछे तो कौन सा है, री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। और उ और उ की बात पूछे तो कौन सा है, होस्ट है। और ए और ए पूछे तो कौन सा है, कंठ तालव्य है। और औ पूछे तो कौन सा है, कंठोष्ठ है। इस प्रकार उच्चारण स्थान इसके कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमने स्वरों का जो विभाजन है वो 7 प्रकार से पढ़ लिया है। और 7 प्रकार है, मात्रा काल है, उत्पत्ति है, जीव्य की स्थिति है, होठों की गोलाई या आकृति है, मुख की आकृति है या उच्चारण स्थान है। एक हमने और पढ़ा है स्वर विभाजन के अंदर कि स्वरों का विभाजन जो किया गया है वो एक जाति के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है, जाति के आधार पर किया गया है। तो 8वां यदि में विभाजन की बात करें तो 8वां जो विभाजन है वो स्वरों का विभाजन किसके आधार पर किया गया है, जाति के आधार पर किया गया है। जाति के आधार पर। अब आपको पूछे कि जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है तो जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार से किया गया है। जाति से तात्पर्य ये है कि जब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले जो स्वर समूह है वो तो क्या कहलाते हैं, सहजातीय कहलाते हैं। और जो अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले जो स्वरों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, विजातीय कहलाता है। तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया, एक तो है सहजातीय स्वर, सहजातीय, और दूसरे हैं विजातीय स्वर। सहजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सहजातीय और विजातीय दोनों शब्दों से तात्पर्य हम देखें
तो सहजातीय से तात्पर्य मतलब एक ही जाति, एक ही जाति से तात्पर्य है कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले जो स्वर है वो तो किस में आ जाएंगे, सहजातीय में आ जाएंगे। और जो अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले जो स्वर समूह है वो किस में आ जाएंगे, विजातीय में आ जाएंगे। तो आपको देखें तो ए और आ का जो समूह है, ए और आ है, ये एक सहजातीय समूह है। ई और ई जो समूह है वो आपको पूछे, ई और ई जो समूह है वो क्या है, सहजातीय है। और उ और उ जो समूह है वो पूछे तो ये भी क्या है, सहजातीय है। तो उ और उ, ए आ दोनों कंठे हैं, ई और ई तालु है, और उ और उ ये कौन से हैं, होस्ट हैं। इस प्रकार एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले जो स्वरों का जो शब्द समूह है वो क्या कहलाता है, सहजातीय कहलाता है। और आपको इस प्रकार याद है कि ए और ई, ए और ई का जो समूह है वो क्या कहलाएगा, विजातीय कहलाएगा, क्योंकि ए का जो उच्चारण स्थान है और ए का उच्चारण स्थान तो क्या हो गया, कंठ हो गया, और ई का उच्चारण स्थान है वो ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। अब यहाँ से जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर आपको इस प्रकार समूह दिए जाते हैं, जिस प्रकार आ गया ए आ गया, बी के अंदर आपको दे दिया ए और ई दे दिया, सी के अंदर आपको ई और ई दे दिया, और डी के अंदर आपको उ और उ दे दिया। अब आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्न में से विजातीय समूह कौन सा है, या निम्न में से सहजातीय समूह कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ए और आ की बात करें, ये दोनों सहजातीय हैं, ये कंठीय वर्ग है, इनका उच्चारण स्थान है तो ये सहजातीय हो गए। ई और ई की बात करें, दोनों का समूह एक है, ये उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, और ये क्या हो गए, तालव्य वर्ण हो गए। उ और उ की बात देखें तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, होस्ट है, तो ये भी स्वर क्या है, सहजातीय है। लेकिन ए और ई वाला जो वर्ग है, यहाँ पर ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, तालु माना जाता है। तो इस प्रकार ये जो शब्द समूह है क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। तो इस प्रकार जाति के आधार पर आपको ये पूछे कि स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया, तो दो प्रकार से है, एक तो सहजातीय स्वर है, दूसरे कौन से हैं, विजातीय स्वर है। इस प्रकार ये स्वरों का जो विभाजन है वो टॉपिक हमने पूरा कर लिया है कि स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया। 8 प्रकार हमने विस्तार से पढ़ लिए हैं, और उत्पत्ति से लेकर जाति के आधार पर। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिस प्रकार आपसे प्रश्न आ जाए, ये 4 ऑप्शन दे दे, एक में ए दे दिया, एक में ई दे दिया, एक में उ दे दिया, और एक में आपको आ दे दिया, और आपको पूछ लिया जीवे की क्रियाशीलता के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है। तो मध्य स्वर की हम बात करें तो हमने पढ़ा है कि मध्य स्वर एक ही है, वो कौन सा है, ए स्वर है। तो आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार आ जाए, ए बी सी और डी, और आपको पूछ रहे इसके अंदर चारों के अंदर मध्य स्वर कौन सा है, जीवे की स्त्री के आधार पर, तो मध्य स्वर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार आपको याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। मात्राकार के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। और उच्चारण के आधार पर या मात्राकार के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हो गए। और जीव की स्थिति के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के हैं, 3 है, अगर है, मध्य है और पसज है। और उच्चारण के आधार पर स्वर पूछे तो कितने हैं, 2 हैं, एक अनुनासिक स्वर है और दूसरे कौन से हैं, न्यूनासिक स्वर है। और ओठों की गोलाई के आधार पर पूछे तो कितने हैं, 2 हैं, एक वर्ताकार है, दूसरे कौन से हैं, अवर्ताकार है। मुख्य आकृति के आधार पर यदि आपको स्वर पूछे तो कितने हैं, 4 हैं, एक संवृत है, एक विवृत है, एक अर्ध संवृत है, और चौथा वो कौन सा है, अर्ध विवृत है। इसी प्रकार आपको जाति के आधार पर पूछे तो जाति के आधार पर हमने पढ़े हैं, 2 हैं, एक सहजातीय स्वर है और दूसरे कौन से विजातीय हैं। और आपको उच्चारण स्थान के आधार पर पूछे तो उच्चारण स्थान हमने स्वरों का कितना पढ़ा है, 6 पढ़ा है। कंठ, ए और आ जो स्वर है वो कंठ्य स्वर है। ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, वो तालव्य स्वर है। रे का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, मूर्धन्य स्वर है। और उ और उ का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, होस्ट माना जाता है, वो होष्टय स्वर है। और ए और ऐ क्या है, कंठ तालव्य है, और औ कौन से है, कंठोष्ठ है। इस प्रकार ये स्वरों का विभाजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगले वीडियो हम लेके आएंगे व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, दूसरा जो वर्ण का दूसरा जो भेद है, वो व्यंजनों की परिभाषा, व्यंजन है कितने और व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।